जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो लास्ट जो हमने पॉलिटी की सीरीज शुरू करी थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए पूरे डिटेल्स वे में पढ़ा था। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रपति में, वो है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। अब एमपी जो होता है वो रहेगा आपका सांसद। तो सांसद जो है, चाहे आप कह लीजिए लोकसभा, चाहे आप कह लीजिए राज्यसभा, दोनों ही सदनों में जो व्यक्ति अगर बैठेंगे तो आप उन्हें सांसद कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दोनों की ही वोट वैल्यू जो है वो बिल्कुल बराबर रहती है। कभी कभार आपको इंटरव्यू लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये जो सांसद है तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, लोकसभा या राज्यसभा की। वो अभी हम फॉर्मूले में देखेंगे कि इन दोनों की जो वैल्यू है एक समान आएगी, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, वो कैसे इक्वल आती है, वी विल सी दी प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन दी टॉपिक। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बेटा जी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, और वो भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जो चुने हुए होते हैं, इलेक्टेड वन। अब लोकसभा में आप अच्छे से जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं। तो जब उस समय काल में जब जनता वोट डालेगी तो वो जो मेंबर होंगे वो कहलाए जाएंगे इलेक्टेड। और वो जो सीटें होंगी, जो टोटल सीट्स होंगी इलेक्टेड वाली, वो होंगी 543 के आसपास। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में इलेक्टेड वाले, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड वाले, अब इलेक्टेड वाले यहां पर कहलाए जाएंगे राज्यसभा में केवल 233। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, ये डाटा आ जाएगा 776, और ये वाला जो डाटा आएगा वो आएगा लगभग 5.5 लाख के आसपास। उससे पहले जो ये आंसर आपका बनता था वो बनता था 708। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब से यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है, 2 यूनियन टेरिटरीज में वो डिवाइडेड है, तो जिस कारण से ये जो आपका आंसर अब आता है ये आएगा 700। यानी जो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके एक सांसद की जो कीमत है वो 700 रहेगी। ठीक है जी, ये एक सांसद के वोट की कीमत रहेगी। हमने देख लिया भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे रहता है, और भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 54 में डिफाइंड है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं, और उन्हीं अनुच्छेदों में आर्टिकल्स हैं, और उन्हीं आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 54 है जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें हमने संपूर्ण तरीके से ये देख लिया, वी हैव रेड इन डिटेल कि एमएलए और एमपीज कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 2 यूनियन टेरिटरीज है, थोड़ा ये स्पेशल नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के साइड बाय साइड कुछ पॉइंट्स आप अलग लिख सकते हैं जो कि पेपर में एज इट इज आ जाते हैं। भारत के संविधान में जब 70वां संशोधन किया गया था, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके तहत भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी। ठीक है, ये दोनों भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है बेटे, अमेंडमेंट कौन सी है, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब थोड़ा बेसिक मैं समझा दूं, बच्चे जो हैं, थोड़ा सा बेसिक यहां पर क्या है कि बेटे अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो आप तो नहीं करोगे संविधान में चेंज, ये भारत की संसद के पास ही अधिकार है।
ठीक है, तो यहां पर क्या है, अमेंडमेंट मींस चेंज, यानी बदलाव। बदलाव किस चीज में? बदलाव रहेगा संविधान में। यानी मान लीजिए यदि आपको कॉमा भी लगाना है या फुल स्टॉप भी लगाना है तो संविधान में संशोधन बहुत जरूरी रहेगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बेसिक नहीं बताया था, तो मैंने कहा इस क्लास में आपको बेसिक बता देता हूं। क्लियर है? वोट वैल्यू देख ली हमने सांसद की। सांसद में इलेक्टेड वाले हिस्सा लेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। और फिर हमने देखा कि 17वें संशोधन के तहत, जो कि 1992 में आया था, 2 यूनियन टेरिटरीज यानी दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों जो हैं वो हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। अब बेटे वी आर गोइंग टू डील इन आर्टिकल्स। हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे यहां पर, कुछ अनुच्छेद जो हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति इसमें पार्ट में। ठीक है, क्लियर? जैसा कि बच्चा पार्टी आर्टिकल नंबर 52 है, संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 52, तो वो कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश में शैल का मतलब रहता है मैंडेटरी, यानी हर हाल में भारत के लिए राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का होना क्या है? का होना अनिवार्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब भारत में राष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो कभी खाली नहीं रहेगी। अब भारत में राष्ट्रपति चुनाव जब हुए तो आज दिन तक भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत बड़ी पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जिनका टाइम पीरियड था वो ट्वाइस था, यानी 2 बार वो भारत में राष्ट्रपति रहे हैं। इनके अलावा ये रिकॉर्ड आज दिन तक किसी के पास नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हर हाल में भारत में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। अब यहां पे मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो और आर्टिकल्स में भी डिस्क्राइब हैं, मैं थोड़ा सा लिंक करके हम बता देता हूं कि इसका मतलब एग्जैक्टली और वे में क्या रहेगा। जैसे कि 2022 के जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव जब आपने देखे होंगे तो उसमें इलेक्शन डेट डिफाइन कर दी गई थी चुनाव आयोग के द्वारा। और अब होता क्या है कि इंडिया में जो राष्ट्रपति बनने की जो डेट है वो 25 जुलाई फिक्स है, आफ्टर 1977 के बाद से। अब 25 जुलाई को राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त होना है, यानी 25 जुलाई से पहले पहले जो इलेक्शंस हैं, चुनाव जो है वो इससे पहले रहेंगे। क्लियर है? यानी 25 जुलाई को आपको अगर राष्ट्रपति को बनाना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको उनका चुनाव करवाना जरूरी है। और चुनाव का प्रोसेस हमने देख ही लिया है, आर्टिकल नंबर 54 में डिफाइंड है। किसी भी तरीके से राष्ट्रपति बिल्कुल रहेंगे। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट देयर, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या रहेगा, देन दी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज दी
प्रेसिडेंट। तब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति रहेंगे वो राष्ट्रपति रहेंगे उस समय काल में। अब अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर यहां क्या होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ही विल एक्ट एज दी प्रेसिडेंट। क्लियर है? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे आएंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो बेटे फिर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति एक्ट करेंगे। क्लियर है? आर्टिकल 52 में ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है अभी, ये क्लॉज कह लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा। डेथ वाला केस जो है वो डिफाइंड है आर्टिकल नंबर 62 में। 62 आर्टिकल में बताया गया है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो डेथ वाले केस में क्या होगा, तुरंत फिर से वही वाला केस कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, भारत में राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके 6 महीने के भीतर भीतर फिर चुनाव होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहां हम देखते हैं कि अच्छा, एक बड़ा बेसिक पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे ही कोई राष्ट्रपति चुनाव जीत भी जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जीतने के बाद यहां पे होगा कि राष्ट्रपति की ओथ रहेगी, दैट इज ओथ और अफर्मेशन। अब शपथ जो है, शपथ कौन दिलाएंगे? द ओथ विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय दी, यानी भारत में जो राष्ट्रपति रहेंगे उनको जो ओथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति महोदय को ओथ दिलाने का काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और बेटा जी, अगर भारत में उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो ये शपथ दिलाएंगे। क्लियर है? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर सीधा सीधा क्या है, शपथ में सीधा क्या बोलोगे भाई, अगर शपथ दिलाएंगे तो कौन दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलाएंगे, भारत के जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। यही आपका ओथ और अफर्मेशन वाला क्लॉज है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? हमेशा जो राष्ट्रपति चुनाव रहेगा उस राष्ट्रपति चुनाव में क्या है, यहां पर दिक्कत रहती है कि आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, प्राथमिकताएं देनी पड़ती हैं। प्राथमिकताएं कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ये 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। अब 2 उम्मीदवार हैं और मान लीजिए कि आपने जो है राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना है, और जब आप वोट डालेंगे, अब वैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आप नॉर्मल चुनाव ले लो, कोई भी नॉर्मल चुनाव ले लीजिए बेटे, तो उसमें होता क्या है, अगर आप वोट डालेंगे तो हमेशा क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को वोट डालोगे। जैसे मान लो आपको
भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य को वोट डालने तो आप सिर्फ उसे ही डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार को भी वोट डाल रहे हो, कांग्रेस को भी डाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या फिर आम आदमी पार्टी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अलग अलग यहां पर आपको क्या, अलग अलग पार्टीज के उम्मीदवार रहेंगे, उनका यहां पर एक चुनाव चिन्ह रहेगा। सब आपको पता है ये तीनों पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल का ही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी भी बनी हुई है। तो तीनों नेशनल पार्टीज हैं और तीनों के सिंबल बिल्कुल डिफाइंड है। भारतीय जनता पार्टी का जो आपको सिंबल पता है ये कमल, और कांग्रेस का भी पता है, और आम आदमी पार्टी का। ठीक है, तो वो पता रहता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कि आपको प्राथमिकता देनी है, प्रेफरेंस देनी है, और आपका जो ये बी कैंडिडेट है ये आपका फेवरेट वन है, आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, प्रथम प्राथमिकता, तो आपको जो है वो सेकंड प्रेफरेंस फिर ए को देनी पड़ जाएगी। यानी आपका जो वोट पड़ा वो किसी एक व्यक्ति को नहीं पड़ा, वो दो व्यक्तियों को गया। एक जिसको आपने प्रथम प्राथमिकता रखी और दूसरा जिसको आपने सेकंड प्रेफरेंस रखी। और नॉर्मल चुनाव में अगर आप वोट डालेंगे तो आपका सिनेरियो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? यही आपका राष्ट्रपति चुनाव रहता है बेटे, जिसमें सांसद, विधायक सभी मिलकर हिस्सा लेते हैं। हमने शपथ देख लिया, शपथ का कौन सा क्लॉज है। ठीक है, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब आ गया आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या रहती है कि ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, यानी अगर भारत में आपको राष्ट्रपति बनना है तो हर हाल में है वो भारतीय नागरिक ही होगा। सेकंड कहता है ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years of age। पहला क्या है, अगर राष्ट्र ही और शी, ठीक है, अगर भारत में कोई राष्ट्रपति बन रहे हैं या बन रही है तो हर हाल में भारतीय नागरिक रहेंगी। यहां पर ये क्लॉज आ गया कि भारतीय नागरिक रहेंगे। और दूसरा क्या कहता है कि हर हाल में 35 वर्ष पूरे होने चाहिए किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुनाव जब लड़ना होगा। क्लियर है बेटे क्वालिफिकेशन में? कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाएगा थर्ड पॉइंट। सॉरी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ही शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो मेंबर, जो राष्ट्रपति है, ही और शी वो एक तरह से क्वालिफाई होने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चौथा पॉइंट कहता है कि जो भी भारत में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेगी, ठीक है, वो शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते। यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है लाभ के पद पर नहीं रह सकते, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो। ठीक है, अब होता क्या बेटे, इसमें एक छोटी सी कंडीशन आपको क्या समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहां भारत में
एक क्लॉज यहाँ पर क्या क्या है, संविधान में क्या लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में राज्यपाल हो, यानी अ सिटिंग गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट और द मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, बड़ी सिंपल है, समझने के लिए होती है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि भारत में कोई व्यक्ति राज्यपाल है, जैसे कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वो राज्यपाल थी, ठीक है, राज्यपाल थे और उसी टाइम पीरियड पे फिर वो राष्ट्रपति बने। यानी कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल होते हुए वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। यदि वो उपराष्ट्रपति हैं तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर क्या रहता है, मंत्री रहेंगे, चाहे वो केंद्र में रहें चाहे वो राज्य में रहें, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन डिफाइंड है कि हर हालत में भारतीय नागरिक ही रहेगा। सेकंड वो कह रहा है कि ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35, यानी 35 वर्ष पूरे होने चाहिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में आप अगर कैंडिडेट बनना चाहते हैं, ठीक है। एक बेटे यहां पर मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, ये नोट डाउन एज अ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप में राष्ट्रपति चुनाव में यदि यदि आपको राष्ट्रपति चुनाव में एक बटा 6 वोट ना पड़े, 1/6 वोट ना पड़े, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट रहती है कि हर हालत में किसी व्यक्ति को जो है वो 1/6 वोट जरूर पड़नी चाहिए, वरना फिर जमानत जब्त हो जाएगी। दैट इज द सिक्योरिटी विल बी फोरफिटेड। अब ये नॉर्मल में सिक्योरिटी कितनी रहती है? सिक्योरिटी के तौर पर बेटे राष्ट्रपति को जो है वो 15,000 रुपए जो है वो जमा करवाने होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में किसी एक व्यक्ति को जिसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है उन्हें 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करवाने पड़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेशल पॉइंट है। ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता दिया करूंगा कि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया, पिछले जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एमएलए की वोट वैल्यू देख ली, आज हमने सांसद की वोट वैल्यू देख ली, कुछ और कंडीशंस देख ली, क्वालिफिकेशंस देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट धीरे धीरे मैं आपके साथ और वीडियोस भी शेयर करूंगा, करंट अफेयर्स सून मैं आपके साथ डील करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद बेटे।